आमंत्रित करता हूँ एसआईओ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाई अनवर आलम को। क्या आप इस कार्यक्रम की विशेषता पर रोशनी डालेंगे? एसआईओ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाई अनवर आलम। शुरू उस ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है। यहाँ मुझे जिसके लिए बुलाया गया है वो ये है कि मैं चैनल सर्च पर थोड़ी सी रोशनी डालूं। मुझे मालूम है कि आप तमाम लोग, तमाम छात्र जो यहाँ मौजूद हैं, वो चैनल सर्च 2013 का किसी न किसी अंदाज में हिस्सा रह चुके हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात जो है वो छात्र की दिशा और दशा पर करना चाहूँगा। छात्र यानी कि हम और आप जो कि आने वाले वक्त का भविष्य है। हम ये तय करते हैं कि आने वाला वक्त कैसा हो। हमारे ही हाथों में ये है कि हम आने वाले वक्त को किस ओर मोड़ सकते हैं। हम में से जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल यहीं से निकलकर, कल यहीं से आगे बढ़कर कुछ लोग IAS ऑफिसर बनेंगे, कुछ IPS ऑफिसर बनेंगे, कुछ पॉलिटिशियंस बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ देश के और किसी दूसरे सेक्टर में देश के किसी और महाज पर अपना सेवा को अंजाम देंगे, अपनी सर्विस अंजाम देंगे। तो हमें इस सोचना जरूरी है कि इस उम्र का, इस एज की अहमियत क्या है, खासियत क्या है। ये वही एज है जिस छात्र और नौजवानी की एज में गांधी जी को साउथ अफ्रीका को ट्रेन से फेंक दिया गया बाहर, और उसी वक्त उन्होंने प्रण लिया था कि अब पूरी जिंदगी इस वर्ल्ड व्यवस्था के खिलाफ, इस मनुष्य के बीच जो सफर है इसके खिलाफ मैं पूरी जिंदगी लड़ूंगा। और लड़ते रहे और पूरी दुनिया जानती है कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जब भी दुनिया में नाम लिया जाएगा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ किसी इंसान का, तो उसमें गांधी जी का नाम जरूर से जरूर आएगा। इसी एज में, इसी उम्र में डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने उस जात पात, भारतीय समाज में जो जात पात जड़ पकड़ चुका है उसके खिलाफ उन्होंने प्रण लिया था कि हम इस जात पात के सिस्टम से लड़ेंगे। और आपको मालूम है कि जब भी जात पात के लड़ने की बात आती है, जब भी जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात आती है, तो भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम सबसे पहले आता है। इसी उम्र में, यही वो एज है जिस एज में APJ अब्दुल कलाम आजाद मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इस एज में जो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, अपने गरीबी से लड़े, और दूसरे लोग जो उन पर कमेंट करते थे उससे लड़े। उसी वक्त उन्होंने ये तय कर लिया कि हम अपने आने वाली जिंदगी में जरूर ऐसा करेंगे जो पूरी दुनिया मेरे तरफ मुड़ के देखने को मजबूर होगी। आपको मालूम है कि इसी उम्र का इस्तेमाल करके आज वो भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक और पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में उसका एक अलग मकाम है, अलग पोजीशन है। दोस्तों, यही वो एज है जब हम अपने समाज, अपने देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो नैतिक व्यवस्था है, उसके खिलाफ हमको बढ़ के सोचना चाहिए। उसकी हर एक समस्याओं को अपनी समस्या समझना चाहिए और उस समस्या को समझकर हमें उससे लड़ने के लिए, उसके साथ सीना आजमाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही वो एज है जब हमें सोचना चाहिए कि लगातार करप्शन के खिलाफ मूवमेंट होने के बाद, लगातार करप्शन के खिलाफ छात्र सड़क पर उतरने के बावजूद, लगातार करप्शन चिल्लाने के बावजूद, बड़े मूवमेंट होने के बावजूद आखिर क्या वजह है कि भारत में करप्शन दिन दुनिया चौगुनी तरक्की कर रही है। इस वजह से हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सा कारण है कि रेप पर, बलात्कार पर रोज नए बवाल, रोज नए मूवमेंट खड़े होते हैं। हर इंसान बढ़ चढ़ के बोलता है कि रेपिस्ट पकड़ाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देने की बात की जाती है, उस पर जुल्म का अंबार तोड़ने की बात की जाती है। कहा जाता है कि जो सबसे आखिरी ट्रीटमेंट है, जो आखिरी थ्योरी है, वो उस पर इस्तेमाल किया जाए, फांसी दी जाए, उससे बढ़कर सजा दिया जाए। उसके बाद भी आपको मालूम है कि भारत में रेप का रेशियो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है और लगातार नए तरीके से रेप के मामले सामने आ रहे हैं। इसी एज में हमें ये सवाल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि शाइनिंग इंडिया में, चमकते धमकते भारत में, इस शाइनिंग इंडिया में क्यों आपके रात में कोई बच्चा भूखा सोता है, क्यों कोई बच्चा अपनी शिक्षा से महरूम रहता है और शिक्षा के मामले में पीछे हटा जाता है। इसी एज में हमें ये सोचना चाहिए कि बिहार जो शिक्षा के मामले में सबसे पीछा या पिछले राज्य जिसका शुमार होता है, आखिर क्या वजह है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने किशनगंज में खुलने वाली है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार को मोतिहारी और गया का मामला डालकर, या मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी जो बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी है जिससे अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं, इसकी बड़ी तारीफ रही है,
इसका अच्छा इतिहास रहा है, इसके साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया था। हमें सोचना चाहिए, खुद से भी सवाल करने चाहिए, और आइंदा जो भी सरकार है या जो भी हमारे सामने सीनियर्स है उससे हमें ये सवाल करना चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा है कि भारत में गरीबी का कोई सोल्यूशन नहीं नजर आता। लोग इतने गरीब हैं कि इसकी गरीबी का मामला जो दुनिया के बड़े बड़े गरीब देशों से भी जो बहुत कम है, इसके गरीब होने का रेशियो जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से लोग गरीब होते जा रहे हैं। अमीर और गरीबी के बीच का खाई जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें ये पूछना चाहिए कि क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्यों महंगाई को जो है सरकार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हमें ये सोचना चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि 4 साल, 4.5 साल, बल्कि इलेक्शन से 1 महीना पहले तक जहां नेताओं के मुंह में ये सारे मुद्दे होते हैं कि महंगाई कम करना है, सड़क बनानी है, अच्छी कॉलेज खोलने हैं, आखिरी में आते आते वो क्यों धर्म और जात की सियासत में गुम हो जाता है और धार्मिक और संप्रदाय का राजनीति करने को मजबूर हो जाते हैं। ये सवाल हमें करना चाहिए खुद से भी और अपने सामने वाले लोगों से भी, और समझना चाहिए इसका कारण क्या है। हम ये समझना चाहिए क्यों समाज ध्रुवीकरण के मार्ग से मरता जा रहा है, क्यों राष्ट्र के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जात के नाम पर समाज के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। हमें ये सवाल खुद से भी करना चाहिए और सामने वाले जो भी हमारे पास आते हैं उनसे भी करना चाहिए, और हम उनसे करना चाहिए जिसके पास आपको सोल्यूशन मिल सकता है। अजीज दोस्तों, हमारा ये मानना है कि धर्म जो भी हो, धर्म कभी भी मारना, काटना और इस तरह की चीजें नहीं सिखाता है, संप्रदाय की चीजें नहीं सिखाता है, बल्कि धर्म तो हमेशा शांति और अच्छाई का संदेश देता है। चाहे वो कोई सा धर्म उठा कर देखे, उसके ग्रंथ में हमेशा शांति की बात की गई है। अधर्मी तो वो लोग हैं या सियासत तो वो लोग करते हैं जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे को टकराते हैं, और उससे वो अपने मफाद को आगे करना चाहते हैं, अपने मफाद को आगे लाके पेश करना चाहते हैं। और इसी वजह से धर्म के उस चेहरे को, जो खूबसूरत सा चेहरा भारतीय समाज में लिपा हुआ है, भारत के इस खून में, इस देश के रक्त में जो वो ऑक्सीजन भर के घूम रहा है, ऑक्सीजन भर के जो दौड़ता रहा है हमेशा से, आज उसको जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये साफ मौक़िफ़ है कि धर्म की अच्छी फिलॉसफी को, धर्म के अच्छे मामले को अगर हम अपनाएं तो ये देश सही में शांति और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। सांप्रदायिक की राजनीति करने वाले को हमें सख्त जवाब देना चाहिए, और वो सांप्रदायिकता से वो जो चाह रहे हैं, ध्रुवीकरण करके जो चाह रहे हैं, उसका हमें खंडन करना चाहिए। न सिर्फ कौलन बल्कि अवलन भी, सिर्फ बोल के नहीं बल्कि करके भी। दोस्तों, हम सब छात्र यहाँ से निकलेंगे, इन तमाम चीजों को हमको अपने ध्यान में रखते हुए हम जिस क्षेत्र में जाए, हमारे बीच में से कोई ऐसे स्टूडेंट भी है जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी से आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसका टारगेट ये हो कि जब मैं डॉक्टर बनूं, जब मैं आगे बढ़ के डॉक्टरी अच्छे किसी सेक्टर में जाऊं, तो वहाँ का हमारा मकसद ये हो कि हम अच्छे से अच्छे डॉक्टरी कर सकें, और गरीबों को जो जरूरतमंद है उनको हम किस तरह से उनके फायदा पहुँचा सके। और डॉक्टरी में जो ये नई चीजें आ गई हैं, ये कैपिटलिस्टिक अप्रोच आ गया है, पैसा ही सब कुछ होकर आ गया, उससे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें से जो इंजीनियर बन के आगे जा रहा है, जो इंजन की पढ़ाई कर रहा है, वो इस मामले में अपने आप को साफ रखे, वो अपने वो नैतिक गुण, वो मोरल वैल्यूज पैदा करे कि उसको आइंदा और समाज में वो अगर इंजीनियर बनता है तो समाज कुछ अच्छा दे सके। जो लोग पॉलिटिकल साइंस से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और आगे पॉलिटिकल साइंस करके आगे जाना चाहते हैं, उसके जहन में ये मकसद होना चाहिए, उसके नज़्म-उल-आइन में ये बात होनी चाहिए कि वो राजनीति शास्त्र में भारत को, इस देश को, इस विश्व को कुछ अच्छा क्रिएशन देगा, जिससे ये पूरा विश्व जो है वो समृद्धि की ओर बढ़ सकेगा। हम जैसे हर स्टूडेंट को ये कमिट करना चाहिए अपने आप से, खुद से, और लगातार जज करना चाहिए कि अपने उस कमिटमेंट की ओर, वो कमिटमेंट मैंने खुद से किया है, उस कमिटमेंट हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, और इस कमिटमेंट को बार बार जज करने की जरूरत है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया असल में इसी मकसद को लेकर पिछले 32 सालों से 1982 से अब तक लगातार स्ट्रगल कर रहा है, लगातार संघर्षरत है, और इसका एक यही मकसद है कि भारत को एक समृद्ध, अच्छा और शांतिपूर्ण समाज बनाना, एक साफ सुथरा समाज बनाना। इस समाज का मकसद ये हो कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का हाथ में हाथ मिला सके, हर सीनियर अपने जूनियर को हाथ में हाथ मिलाकर उसको आगे की तरफ पुशअप कर सके, हर एक अमीर आदमी गरीब आदमी के दर्द को समझे, हर एक पढ़ा लिखा आदमी जाहिर इंसान को दर्द को समझे, एक बहुत ही अच्छा गरीब मोहल्ले के मसाइल को समझे और उसको हल करने की कोशिश करें। असहयोग इसके लिए लगातार 32 सालों से स्ट्रगल कर रही है, और आज हम इस मरहले में पहुंचे जहां इस स्ट्रगल में इस ऑर्गेनाइजेशन ने
टैलेंट सर्च का प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे बड़े प्रोग्राम करके बड़े स्टूडेंट गैदरिंग को बुला करके ये कोशिश की कि हम बड़े लेवल पर अपना मैसेज पहुंचा सके। साथ साथ वो स्टूडेंट जो कि टैलेंटेड है उनको अवार्ड देकर हम उसके अंदर ये मोटिवेशन दे सकें कि आप समाज को कल एक नया रुख दे सकते हैं, आप समाज से नया ओरिएंटेशन दे सकते हैं। बस जरूरत है अपने अंदर की टैलेंट को सर्च करने की और उसको पहचानने की। इसके अलावा कई दूसरे एजेंडे, पटना यूनिवर्सिटी में यूनियन इलेक्शन का मामला हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख का मामला हो या मौलाना मजरूहा का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार के खिलाफ लड़ने का मामला हो, हमेशा हम सड़क पर रहे हैं और सड़क पर इन मुद्दे को उठाकर हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते रहे हैं और बड़े अचीवमेंट हासिल किए। इस टैलेंट सर्च टेस्ट पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। ये टैलेंट सर्च टेस्ट पूरी बिहार में मुख्तलिफ इलाकों में सोशल स्टडीज में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट के बीच करवाया गया टेस्ट है। इस टेस्ट के माध्यम से हम जज करना चाहते हैं कि हमारे बीच बिना किसी तफरका के हमारे बीच कितने स्टूडेंट हैं जो कि अपने अंदर वो सोशल हिस्स रखते हैं, सोशल साइंस और रीजनल स्टडीज में कितना अपना इंटरेस्ट रखते हैं। और जज करने के बाद हम उसके अवार्ड देंगे। उसके ये अवार्ड उसकी हौसला अफजाई के लिए होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे आइंदा उनसे रब्त रखें, उनके अंदर मोटिवेशन बहाल करें और उनको समाज को एक नया रुख देने के लिए उनको तैयार करें। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ।